सूरत वाला जी। जी नहीं, ईरान के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। ईरान खुलकर ये कह चुका है, चाहे कहाँ सऊदी कह हो, चुका है? जॉर्डन। एक मिनट, मैं बता रहा हूं, ईरान खुलकर ये कह चुका है कि जो भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी वो जमीन के ऊपर हम हमला करेंगे। और ईरान ने 13 आरजू जी, क्या बेसिस के आप इस पर ऊपर लाइट डाल 8 सकती हैं? कंट्रीज पर आरजू हमला जी, करके ये बता दिया है आरजू, कि उसकी। ठीक जी है, आप प्लीज वेट कीजिए। आरजू, जी, पहले आप प्लीज रिपीट करेंगे क्या इस वॉर में अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया है किसी भी तरीके से कंसाइनमेंट रिसीव करने के लिए, कुछ भी? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास कि ऐसी कोई ज़मीन इस्तेमाल हुई हो, क्योंकि जाहिर है कि ईरान के साथ अपने टर्म्स को ख़राब नहीं कर सकता, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जिस तरह से ईरान ने अटैक किए हैं गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर, वो पाकिस्तान के सामने है। तो ये ज़रूर बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के साथ बैलेंस करके चल सकें और किसी को भी नाराज़गी ना हो। लेकिन अभी तक अमेरिका को कोई ज़मीन देने की बात नहीं हुई है और ना ही अभी इनको मेरे ख्याल है देनी चाहिए। ठीक है, एक बार प्रोफेसर जल्दी से रुबिंदर, मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट्स ये थी कि इन्होंने ऑफर करी थी ये चीजें 6 महीने पहले, 9 महीने पहले जब मुनीर मिले थे, और उस ऑफर में एक और इंक्लूडेड था कि गाजा में हम स्टेबलाइजेशन फोर्स भी भेज देंगे। ये 2-3 चीजें थी जिसके चलते ट्रंप को इन पे ज्यादा इनके साथ ज्यादा दोस्ती क्लोज हुई। प्रोफेसर उमेर और अहमद सूरत वाला को मेरे साथ दिखा दीजिए। आप दोनों की अलग अलग राय है लेबनान को लेकर। तो अब मेरी नजर में, जितनी मेरी समझ है या बाकी लोगों की नजर है, मुझे लगता है कि जो लेबनान में हमले हो रहे हैं इस वक्त, वही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। अब आप लोग अपने अपने तर्क से दो लाइन में समझाइए कि क्यों आपको लगता है प्रोफेसर उमेर की इस पर ईरान मान जाएगा। आपको लगता है कि उनके ब्रिजेस पर अटैक हुआ, ट्रेन पर हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके बाद ये तो शुरुआत है, हम और भी करेंगे, जितने भी ब्रिजेस हैं सारे के सारे तोड़ डालेंगे। ईरान दबाव में आया और इसी वजह से युद्ध विराम की जगह तरफ बढ़ रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा लेबनान पर। देखिए, लेबनान और इसराइल के बीच में इससे पहले भी जंगे और कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, जिसमें जिस वक्त ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। तो लेबनान और इसराइल के बीच में जो निगोशिएशंस है उसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे इश्यूज हैं। उसमें हिजबुल्ला एक फैक्टर है, लेकिन वो द ओनली फैक्टर नहीं है। तो इस वजह से उनका जो डायलॉग है वो अलग चलेगा। लेकिन ईरान ये चाहता है कि क्योंकि वो प्रॉक्सीज में 4 अलग अलग प्रॉक्सीज हैं ईरान की, यमन में है, इराक में है और फिलिस्तीन में है, तो वो सबको एक पैकेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, वो मैक्सिमाइज करने के लिए प्रेशर को। लेकिन इसके बावजूद भी सूरत वाला अगर के ये साथ है प्रोफेसर साहब, ये तो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये इसके प्रॉक्सी आतंकी संगठन है ईरान के। हिजबुल्ला, हमास, हूती, इराकी मिलिशिया, कुछ भी नाम, हाँ, आप नाम कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन ईरान का जो पूरी स्ट्रेटजी है पूरे रीजन में वो इसी तरह की है कि वो पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशन को एक्सपोर्ट करना चाहता था सारे अरब देशों में। जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन सब जगह एक्सपोर्ट नहीं हो सका तो वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करके वहां पर उनको तैयार किया गया है, और वो काफी उनकी ईरान की मदद करते हैं, ईरान उनको मदद करता है। सूरत वाला जी, और आप सोचिए कि, और जो पॉइंट प्रोफेसर साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहब आप सोचिए कि हमास के टॉप लीडर्स को ईरान में मारा, मतलब अटैक करके इजराइल ने, आईडीएफ ने मारा, हिजबुल्ला के चीफ को मारा, सबको मारा, तब तो ईरान नहीं घुसा था युद्ध में। तो क्यों नहीं वो मानेंगे लेबनान पर? और आतंकी संगठन वो भी कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सीज हैं, ये सारे संगठन जो हैं वो ईरान के। मैं इसको सबसे पहले ये कहूंगा, और आपने बहुत सही मेरा नाम लेकर कोट किया, कि मैं इसे प्रॉक्सी कहने से परहेज भी करूंगा और आप लोग को भी कहूंगा, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर है अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए। कौन सा फ्रीडम फाइट है? आप तो महात्मा गांधी की धरती में रहते हैं, वो कौन सा फ्रीडम फाइटर होता है जो मासूम बच्चों का खून बहाता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आप ये बोलने से बचें। यही प्रॉब्लम है प्रमित मकुटे, यही प्रॉब्लम है जो कोई समझने को तैयार नहीं है कि हिजबुल्ला, हूती, हमास, इराकी मिलिशिया ही इसके जड़ में है। सूरत वाला और प्रमित जी को दिखा दीजिए। 7 अक्टूबर 2003 को पूरी दुनिया ने देखा कि इन्हीं की जो प्रॉक्सीज हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और अमेरिका ने किसी भी प्रकार से उसको एम्बिग्युइटी नहीं रखी है। दे क्लियरली कॉल्ड हिजबुल्ला, हमास एंड हूती एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने हमारे 1200 से ज्यादा, हमारे मतलब इजराइल और अमेरिकन मिलाकर 1200 के आसपास लोगों को मारा गया, और पूरी दुनिया ने देखा उसको, और उसमें 35 तो अमेरिकन सिटीजन्स थे। तो देयर इज नो वे अमेरिका कैन डू एनी कॉम्प्रोमाइज। जी, मैं एकदम क्लियर अपनी बात को रखना चाहता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं कि मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। बोलने तो देंगे आपको, लेकिन भारत में रह के आप हिंसा का महिमा मंडन मत करिए, क्योंकि वो कीजिएगा तो मैं आपको फिर टोक दूंगी।
बोले। में रहते हुए भारत के संविधान और भारत के कानून के हिसाब से बोल रहा हूँ, और मैं भी इंडिया तो में अब ही ये हूँ। समझ जाइए कि हमास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के बारे में जाके इजरायली पार्लियामेंट में कहा हमास आतंकी संगठन। अब समझ में आ रहा है आपको भारत की लाइन क्या है? बोले। भारत की वो विदेश नीति की ये एक्चुअल और प्रोफेशनल ऑफिशियल लाइन नहीं है, ये मैं आपको तो बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र हिजबुल्लाह मोदी को जो हम बोले वो भी आतंकवादी- आपको ऑफिशियल लाइन नहीं देखिए, लग रहा इसके है? ऊपर इंडिया के अंदर बहुत बातें चलती हैं कि हमारे बातें प्रधानमंत्री, चलती मत हमारी बोलिए। विदेश नीति प्रधानमंत्री ने बोला, आपको अभी भी ऑफिशियल लाइन नहीं लग रहा है इंडिया का? के ऊपर हमारे क्या हो रहा है, मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाना चाहता हूं। इंडिया आतंकवादी हिजबुल्लाह को नहीं मानता है, ऑफिशियली मैं ये आपको बता रहा हूं। अगर मैं इसमें गलत हूं तो आप फैक्ट की बुनियाद पे कहिए मैं गलत हूं। फैक्ट की बुनियाद तो ये भी है कि हमास को भी आप लोग ऐसे ही कहते थे जब तक भारत के प्रधानमंत्री ने वहां की पार्लियामेंट में नहीं बोला। भारत क्या मानता नहीं मानता उसको छोड़ दीजिए, है ना। लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को आतंकी मानती है साहब, और आप ईरानी समर्थक यहाँ इंडिया में बैठ के आपको हिजबुल्लाह महान लग रहा है। यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रमित मकोड़े जी, क्या अमेरिका इजराइल पर यह दबाव बनाएगा कि आप लेबनान में हिजबुल्लाह पर आतंकी, मतलब जो लेबनान पर आप हमला कर रहे हैं उसको आप रोके? डेफिनेटली दबाव बना भी रहा है, बिकॉज दे वांट दैट सीज फायर की जो डिस्कशंस हैं उसको थोड़ा स्टेबल हो, सीज फायर स्टेबल हो, और सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने पूरी दुनिया में परेशानी खड़ी की है। अमेरिका के दोस्तों के साथ भी परेशानी हुई है, भारत से लेके तमाम देश परेशान हैं, और इसके लिए देयर इज अ प्रेशर कि सबसे पहले वो ओपन हो, और उसके लिए अगर कुछ कंसेशन देना पड़े, और उसके लिए America has already shown. पहले 7 दिन पहले Israel was not ready for any negotiation or discussion. Now they have, Netanyahu ji has said that next week Washington में लेबनान और इजराइल की डायरेक्ट वार्ता होगी. So this is to diffuse some tension on that front. आरजू काज़मी, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। इस बीमारी का क्या इलाज है? ये जो फ्रीडम फाइटर के नाम पर ये जो खून बहाया जाता है, और ये जो मतलब जिसको कहते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का फलना फूलना पूरे इस इलाके में हम लोग देख रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इसके इजराइल के लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है, वो लगातार इन पर अपना ऑफेंसिव रखता ही है क्योंकि वो अपने आप को बचाएगा। ईरान के लिए मैं आ रही हूँ, इसके बाद प्रोफेसर साहब आ रही हूँ। एक बार आरजू से, ये कितना बड़ा, मतलब हमने देखा ना तालिबान, और आज उसी तालिबान के हाथ में सौंप कर अफगानिस्तान को अमेरिका वहां से भाग गया। तो ये जो मिलिटेंट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको जब तक दे आर नॉट कॉल्ड आउट, इसका अंत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हमेशा से रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं के भी हिंदुस्तान या कहीं के भी मुस्लिम्स हो। यहाँ पर भी ऐसे बात की जाती है कि अगर तो कोई किसी और कंट्री को जाकर हिट कर रहे, कहीं और जाकर मार रहे लोगों को, तो यहाँ पे कह दिया जाता है जी वो फ्रीडम फाइटर है, और अगर वही लोग आकर हमें मारना शुरू कर दें तो वो टेररिस्ट हो जाते हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, वो हमें सही करनी होगी। अगर कोई कहीं जाके भी नुकसान कर रहा है, कहीं भी लोगों की जान ले रहा है, तो वो टेररिस्ट ही है, उसको फ्रीडम फाइटर नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये, और मुझे बड़ी हैरत है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम्स भी इसी तरह से सोचते हैं, क्योंकि पहले मुझे लगता था सिर्फ शायद पाकिस्तान में ये सोच पाई जाती है कि अगर कोई कहीं और जाकर फट रहा है या मार रहा है या किसी को नुकसान कर रहा है तो वो फ्रीडम फाइटर है, लेकिन अगर वो हमारे पास आकर वही काम शुरू कर दे तो हम उसे टेररिस्ट कहते हैं। लेकिन अब मुझे पता लगा कि हिंदुस्तान में भी यही सोच है। अनेकों हैं आरजू, बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं। अहमद सूरत वाला तो सिर्फ एक चेहरा है उनमें से। प्रोफेसर उमेर, मुझे लगता है कि वहां पर वक्त जाया करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल पक्की है, उनको फ्रीडम फाइटर और महान ही लगेंगे हिजबुल्लाह। लेकिन प्रोफेसर उमेर, जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी तब तक आप इस साइकिल से नहीं निकल पाएंगे। ये प्रॉब्लम है कि भाई हम हुती, हमास, हिजबुल्लाह तो जारी रखेंगे, लेकिन हम फिर मिनाब की बच्चियों की भी तस्वीर दिखाएंगे प्लेन पे। और ये सच है कि अब सभी का दिल टूटा, सभी ने गलत कहा अगर मिनाब की बच्चियां मारी गई तो, बट हिजबुल्लाह, हमास, हुती जो करते हैं उस पर कब मुंह खुलेगा? देखिए अंजना जी, मैं एक बहुत ही सिंपल फार्मूले के तहत मैं बातचीत करना चाहता हूं कि 1948 में पार्टीशन प्लान के मुताबिक जब फिलिस्तीन और इजराइल को अलग अलग देश दिए गए, जिस तरह से मैं सोच देख रहा हूं आपकी यहाँ की, आप खुले तौर पर अमेरिका की उस जंग को हिमायत कर रहे हैं
और ईरान के ऊपर और फलस्तीन के ऊपर और छोटे छोटे बच्चों के मारे जाने की हिमायत कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किसने ये गुणगान बिल्कुल सही किया? बात नहीं। बिल्कुल नहीं। आप नहीं। जिस तरह से बातचीत प्रमित मकोड़े जो भी कह रहे हैं उसको हमने क्या किया? अमेरिका तो अफगानिस्तान भी छोड़कर भाग गया। अमेरिका ने जिस तरह से ये वॉर छेड़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले खुला हुआ था और अब जाके पाकिस्तान में बातचीत कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना है, तो उनका तो कोई पर्पस ही नहीं सॉल्व हुआ है। और आज ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और न्यूयॉर्क टाइम्स, सारे जो पश्चिमी मीडिया वो बता रहे हैं कि आज भी ईरान का जो मिसाइल पावर है वो बरकरार है, तो उनका एक भी लक्ष्य अचीव नहीं हुआ। ऊपर से दुनिया को अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था को आपने मुश्किल में डाला। तेल गैस की दिक्कत भारत तक पहुंची। प्रमित मकोड़े वो क्या गलत कह रहे हैं? अमेरिका ने जिस तरह से विश्व को इस युद्ध में मतलब परेशानियों में ढकेला, इस युद्ध की वजह से क्या अचीव किया सर आपने? हॉर्मूज खुला हुआ था सर, पहले टैक्स वसूली की भी बात नहीं थी और अब ईरान कह रहा है कि वहां पर ये करेंगे। ऊपर से वहां में सी माइंस बिछ गई हैं। मैडम, यहाँ पर सभी मीडिया आउटलेट कहते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को जबरदस्त डेंट हुआ है। व्हेन आई से जबरदस्त डेंट मतलब 70 to 90% उनकी कैपेबिलिटीज पिछले 40 दिन में कमजोर हुई है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। और जब वहां के सुप्रीम लीडर, जो पूरी टॉप की लीडरशिप को एलिमिनेट क्यों किया गया? क्योंकि वहां से हर बार साल में 10 बार हम लोग सुनते थे यहाँ की मीडिया द्वारा कि ईरान इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका एंड वहां से डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल की ये बारंबार वहां से जो बात होती थी। और उसके बाद अगर उस देश को हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लेने देते तो हमारे आज नहीं 10 साल बाद अमेरिका प्रोफेसर मेर, छोटा सा रिस्पॉन्स इस पे प्रोफेसर मेर। देखिए, अमेरिका की ये जो पूरी जंग है, इन दोनों को साथ हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल ने अपने मकसद के लिए उसको हाईजैक कर लिया, उसकी फॉरेन पॉलिसी को। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो ईरान बिल्कुल सारी तरह से अश्योरेंस दे चुका था 28 फरवरी को कि हम सारी शर्तों के लिए तैयार हैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे मांगी है, इसके बावजूद इजराइल ने उसको पूरा वीटो कर दिया, वो बॉम्बिंग करके। वो एक बड़े ताकत का इस तरह से हाईजैक हो जाना वो गलत बात है। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद गए हैं, तो वो एक करेक्शन है कि हम दोबारा इजराइल, ईरान और यूएस के साथ। देखिए, इजराइल कैसे हाईजैक कर सकता है यूएस की विदेश नीति को? करेक्ट। नहीं, देखिए, और वाकई हाईजैक हुआ है या फिर कॉन्डुइट है दोनों? नहीं, बिल्कुल कॉन्ड्यूट नहीं, बिल्कुल दोस्त है मैडम। जब दोस्त हैं और दोस्त हमारे जब परेशानी में रहता है तो अमेरिका उसकी मदद करता है। युद्ध विराम जब आप लेबनान पे पाउंडिंग कर रहे हैं? जब 50 साल, नहीं मैडम, एक मिनट मुझे और दीजिए। 50 साल पहले की जब आप लाइन बोलते हैं किसिंजर की कि अमेरिका enemy is dangerous and America's friend is fatal, it is totally absolute, क्योंकि 50 साल पुरानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी। पिछले 10 से 15 साल की पोजीशंस अलग हैं। और जब चलिए, अभी तो बस इतना ही कहना है कि ये समझौता कीजिए, खत्म कीजिए इसको। युद्ध, ये सदी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये सदी युद्ध का नहीं है और इस युद्ध विराम ही सबसे अच्छा फैसला होगा और शांति यहां से निकले, यही पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा।